कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अपने मेथड ऑफ एजुकेशन चले हुए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हमारा टॉपिक चला हुआ है, जिसमें से जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 विधियां हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। अब हम करेंगे एक्सपोजिशन मेथड, यानी कि विवरणात्मक विधियां। वे सारी विधियां जो आपके एग्जाम में आएंगी वे हम सारी यहाँ पर करेंगे। 15 की 15 जो मेथड्स हैं वो सारा हम एक वीडियो में करेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक से हम इसमें क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। साफ का मैंने लिख रखा है, विद एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि क्या होता है, उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला है अपना क्लिनिकल मेथड, यानी कि नैदानिक विधि। अभी आप सिर्फ सुनते जाइए। ये जो मैंने थोड़े थोड़े डिफरेंस वाली थी मेथड, उनको मैंने एक साथ लिख लिया है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें बिल्कुल ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैंने इनको एक ही लाइन में लिख लिया। तो देखिए, पहले क्लिनिकल मेथड, सेकंड हम पढ़ेंगे केस स्टडी मेथड, थर्ड हमारा साइको एनालिटिकल और फोर्थ हमारा साइको फिजिकल। हिंदी में देख लेते हैं। नैदानिक विधि, जीवन वर्त विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि और मनोदैहिक विधि। ये चारों विधियां हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से करने वाले हैं। देखिए, आपने देखा होगा कई जो इंसान होते हैं वो मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, मेंटली इलनेस उनके अंदर आ जाती है। तो यहीं पर जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी सलमान खान की, वो तेरे बिन करके मूवी है, सलमान खान और करीना की। उसमें क्या होता है, सलमान खान पागल हो जाता है, तो उसमें जो करीना खान होती है वो क्या करती है, उसकी केस हिस्ट्री करती है, उसके पीछे का बैकग्राउंड पता करने की कोशिश करती है कि जो इंसान है सलमान खान है, ये पागल क्यों हुआ, ऐसा क्या रीजन था। तो देखिए, केस स्टडी, पहले हम केस स्टडी पढ़ेंगे, फिर क्लिनिकल मेथड पढ़ेंगे। केस स्टडी में क्या है, हम किसी भी इंसान का पीछे का, पास्ट का पता करते हैं कि इसके पिछली जिंदगी में ऐसा क्या हो रखा है। एक स्टोरी मैं बताती हूँ। एक लड़का होता है रवि नाम का, ठीक है। उसके जो फादर की बचपन में ही डेथ हो जाती है, तो उसकी माँ जो है ना थोड़ा थोड़ा मानसिक बीमारी का शिकार हो जाती है। अब वो कभी क्या करती हैं, रवि के ऊपर गुस्सा करती हैं, कभी प्यार भी उसको आ जाता है रवि के ऊपर, मतलब अलग अलग तरीके से उसके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं उसकी माँ के अंदर, लेकिन उस टाइम तक उसकी बीमारी का पता नहीं होता है। ये रियल फैक्ट बेस्ड स्टोरी मैं बता रही हूँ। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है रवि, उसके अंदर भी ना थोड़े थोड़े ऐसे ना मानसिक विकार आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कभी वो किसी सिचुएशन में इतना अग्रेसिव हो जाता है, मतलब इतना हाइपर हो जाता है कि कुछ भी तोड़ फोड़ कर देता है। किसी सिचुएशन में वो क्या हो जाता है, बिल्कुल काम हो जाता है। कई बार वो इतना ज्यादा प्यार दिखाने लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, वो मतलब अलग अलग तरीके का क्या वो रूप दिखाने लग जाता है, कभी कैसा कभी कैसा। उसके अंदर 4 तरीके के अलग अलग पर्सनैलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके लिए क्या करते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ये पता लगाता है कि ऐसा इसके अंदर ये चीज हुई क्यों है, ये चेंजेस किस वजह से हुए हैं, इसके पास्ट में क्या कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से इसके दिमाग पर असर हो गया है। तो उसको बोलते हैं केस हिस्ट्री। यानी कि क्या करना है, जो भी आपके पास केस आया है, किसी भी पेशेंट जो आपके पास आया, उसकी हिस्ट्री का पता लगाओ। हिस्ट्री का पता लगाओ तो उसको हम बोलते हैं केस स्टडी मेथड, यानी कि जीवन व्रत विधि। इसकी पिछली जो जिंदगी थी, पास्ट की जो जिंदगी थी, उसके बारे में पता लगाओ। प्रेजेंट के बारे में भी हम इसमें पता करते हैं कि हाल फिलहाल में पेशेंट क्या कर रहा है। तो ये जो मेथड था ये किन्होंने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और सिगमंड फ्रायड ने पता कैसे दिया था, सिगमंड फ्रायड ना एक बार अपना वो कर रहे थे, शोध कर रहे थे, ये पेरिस के जो पागल खाने में कर रहे थे अपना शोध, वहां पर भी इन्होंने काम कर रखा है। तो वहां पर क्या करते थे, अलग अलग जो मेंटल पेशेंट आते थे उनके ऊपर अपना काम करते रहते थे। तो वहां पर इन्होंने देखा कि कोई भी जो मेंटल आदमी आता है, यानी उनका कुछ ना कुछ ऐसा इतिहास रहा होता है जो उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर डाल देता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे का ऐसा गंदा माहौल मिल जाता है कि उसको पीटा जाता है, ज्यादा मारा पीटा जाता है, या घरेलू वातावरण, लड़ाई झगड़ा, जिसकी वजह से भी बच्चे के क्या है, दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। तो अगर बच्चा या कोई भी बड़ा अगर मानसिक विकार का शिकार हो जाता है तो सबसे पहले उसके पास्ट के बारे में पता लगाना जरूरी होता है कि ऐसा किस वजह से हुआ है। तो उस चीज का पता लगाना ही हमारा क्या होता है, केस स्टडी मेथड होता है, इनकी जीवनवर्त विधि होती है। देखिए, ये ना एक स्पेसिफिक मेथड होता है, ठीक है। अब इन दोनों में ना मैं डिफरेंस भी बताऊंगी। एक स्पेसिफिक छोटा मेथड है कि भाई हाँ, इसके पास्ट के बारे में पता करो,
ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने बात कह दी। अब उसके बाद हमें उसके सारी प्रॉब्लम का पता लग गया कि हाँ इसके साथ पास्ट में ये हुआ है, तो पता लगाने का फायदा क्या, हमें उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, पेशेंट को थेरेपी देनी पड़ेगी, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसकी दवाई गोली देनी पड़ेगी, है ना। तो वो जो सारी चीजें हम करेंगे ना, वो हमारा होता है क्लिनिकल मेथड। समझो, केस स्टडी यानी कि उसके पास्ट के बारे में पता लगाना। लेकिन अब पास्ट के बारे में सब कुछ पता लग गया है कि क्या रीजन था, प्रेजेंट में ये अभी क्या कर रहा है, तो उसकी काउंसलिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा ना। तो वो जो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, अपने क्लिनिकल मेथड के अंदर आएंगी। एक तरीके से जो केस हिस्ट्री है ना, ये छोटा सा पार्ट है क्लिनिकल मेथड का ही, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोला जाता है नैदानिक विधि। ये एक ब्रॉडर टर्म है, ये क्या है, विस्तृत विधि है, इसमें सारी चीजें निहित हो जाती हैं। अच्छा, इस क्लिनिकल जो मेथड को किन्होंने, इसके जनक कौन थे क्लिनिकल मेथड के, लाइटनर विटमर थे, ठीक है। कौन थे, लाइटनर विटमर थे। और जो लाइटनर विटमर थे वो आपने विलियम वुंट पढ़ा होगा ना पहले, जिन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था। तो जो वुंट थे ना, उनके ये शिष्य भी रह चुके हैं एक तरीके से ना, क्योंकि जो लिपजिंग में जो उन्होंने प्रयोगात्मक वो खोली थी ना मनोविज्ञान की शाखा, उसमें ये स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने उसी लिपजिंग की यूनिवर्सिटी से क्या किया था, पीएचडी किया था लाइटनर विटमर ने, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वुंट के ये भी शिष्य रहे थे, टिचनर भी रहे थे, और ये भी एक तरीके से वुंट के शिष्य रहे थे। और एक जो कैटल होता है ना, जो आपने पढ़ा होगा बुद्धि के उसमें, जब टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि कैटल ने ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि बताया था, बुद्धि का सिद्धांत दिया था, उनके साथ में इन्होंने क्या कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है। इन सब में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इनकी बात थी ना, इन्होंने अपनी एक अलग ही ब्रांच खोल दी थी, किसकी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की। किसकी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान की इन्होंने अपनी एक अलग ही ब्रांच खोल दी थी। और आपको पता है कि नैदानिक जो वो होती है मनोविज्ञान, उसमें क्या होता था, जो भी मेंटली रिटार्डेड पेशेंट आता था उसका क्या किया जाता था, निदान किया जाता था। इसलिए तो इसका नाम नैदानिक विधि है। क्लिनिकल मेथड नाम से आपको पता लग जाना चाहिए। कोई भी इंसान क्लिनिक में क्यों जाता है, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए, अगर उसको कुछ बीमारी है। लेकिन यहाँ पर जो मानसिक विकार होते थे ना, उनका सोल्यूशन होता था, उन बीमारियों को दूर किया जाता था। ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आए होगे, एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। केस स्टडी मेथड में हम किसी भी पेशेंट की पास्ट की स्टडी करते हैं और हाल फिलहाल वो इंसान क्या कर रहा है, प्रेजेंट, ठीक है। फ्यूचर का कोई इसमें रोल है नहीं। नैदानिक विधि में पास्ट का पता लग चुका है, अब उसकी पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, हमें कैसे इलाज करना है, क्या क्या दवाई गोली देनी है, सब कुछ क्लिनिकल मेथड के अंदर आएगा। केस स्टडी मेथड का जो जनक थे वो कौन थे, सिगमंड फ्रायड थे। और जो नैदानिक विधि के जो जनक थे वो कौन थे, लाइटनर विटमर थे। और लाइटनर विटमर ने क्या किया था, अपनी नैदानिक मनोविज्ञान की शाखा भी खोल दी थी। लाइटनर विटमर अमेरिका के थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आया होगा आप लोग को समझ में। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए, जो सिगमंड फ्रायड थे ना, जब ये पागलों के साथ काम कर रहे थे, मेंटली रिटार्डेड जो पेशेंट के साथ काम कर रहे थे, वहां पर उन्होंने हिस्टीरिया नाम की बीमारी को देखा। हिस्टीरिया, वही मैंने बताया, एक ही मेंटली प्रॉब्लम ही है। इसमें इंसान अलग अलग फेज में चला जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी गुस्सा करता है, कभी शांत होता है, कभी प्यार करता है। तो इस बीमारी को जो हमारे सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने हिस्टीरिया नाम दिया है। ये मैंने हिस्टीरिया जानबूझ के लिखा हुआ क्योंकि एग्जाम में आ रखा आपके, कि जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने कौन सी बीमारी, पेशेंट की कौन सी बीमारी को दिखाया था, तो हिस्टीरिया बीमारी थी, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने जिक्र कर रखा है, हिस्टीरिया बीमारी के बारे में सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने सपनों की पहचान की थी, कि इन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने सपनों की पहचान, ये देखो तीनों चीज मैंने लिख रखी, जो जो आपके आ रखी है। और इन्होंने जो मन को क्या कहा था, हिमखंड बोला था। हिम का मतलब समझते हो ना, बर्फ का टुकड़ा कहा था। कि इन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने मन को बर्फ का टुकड़ा कहा था, यानी कि हिमखंड कहा था। एक प्रॉपर नाम बता दूं मैं, हिमखंड बोला था, ठीक है। अब यहां से मैं बता दूं, इतनी सारी बातें हो गई। अब फ्रायड सपनों की पहचान कैसे करते थे। अच्छा, आपके क्या सपने हैं हम कैसे पता कर सकते हैं, आपसे बातचीत करके, आपके मन की बात को जान के, है ना। तो क्योंकि इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक विधि के भी इनको जनक माना जाता है फ्रायड को। मन का विश्लेषण, ये किसी भी पेशेंट के मन का विश्लेषण करते थे।
मन की बात ढूंढते थे, किसके मन में क्या चल रहा है, तो वहीं से इन्हें पता लग जाता था किसके सपने क्या हैं, तो सपनों की पहचान कर लेते थे। और जो मैंने ये बात कही है कि इन्होंने मन को हिमखंड कहा है, तो आपको पता है कि फ्रायड ने मन के 3 हिस्से बताए थे, जो हम ऑलरेडी फ्रायड वाले टॉपिक में कर चुके हैं, इससे पहले वाले टॉपिक में मनोविश्लेषणात्मक विधि में। ठीक है, हम क्या कर चुके हैं कि फ्रायड ने मन के 3 हिस्से बताए हैं। कौन कौन से? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, यानी कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये 3 हिस्से बताए थे ना। तो यहाँ से भी जो मन का, आप यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हो कि मन के बारे में किन्होंने बात की थी, फ्रायड ने बात की थी। ठीक है, तो आइए बात सुनिए। तो थर्ड जो हमारी साइको एनालिटिकल यानी कि मनोविश्लेषणात्मक विधि, इसमें किसी भी जो पेशेंट है या अगर हम पढ़ाई में इसका यूज कर रहे हैं तो बच्चों के मन का पता लगाते हैं, हम इसमें बच्चों के मन का विश्लेषण करते हैं। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, जो मनोविश्लेषणात्मक विधि में सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है वो किस पे दिया गया है? सेक्सुअल एक्टिविटी पर, यानी कि लैंगिकता पर यहाँ पर ज्यादा फोकस किया गया था फ्रायड ने। ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को जाकर देख सकते हैं। फोर्थ है आपका साइकोफिजिकल, नाम से क्या पता चल रखा है? साइकोफिजिकल, मनोदेहिक, मन और शरीर, देह का मतलब शरीर ही तो होता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा मन है और शरीर है वो दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वे एक दूसरे से संबंधित है, रिलेट हैं। कैसे? देखें, कभी कभी क्या होता है, आपका मन उदास होता है, ठीक है, तो अगर आपका मन उदास है, सैड हुआ, तो ऑटोमेटिक आपका बिस्तर पर पड़े रहने का मन करता है, कोई काम नहीं करता, आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देता कि हम कुछ काम कर ले। तो अगर हम मन से दुखी हैं तो हमारा क्या शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, मन से हमारा क्या शरीर हो गया ना कनेक्ट। या कई बार क्या होता है, इतने एक्साइटेड हम हो जाते हैं, इतने खुश हम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हम भाग भाग के सारे काम करते हैं, तो मन और शरीर हो गए ना एक दूसरे से संबंधित। ठीक है, तो ऐसे ही मन और शरीर क्या एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये इस वाली विधि में बताया गया है। ये आप कई बार देख लीजिए, कई बार अगर हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, हमारे शरीर में कुछ दिक्कत होती है, हम बीमार हो जाते हैं या हमारे शरीर के किसी अंग को चोट वगैरह लग जाती है, तो उसका असर हमारे ना मन पे भी जाता है। शरीर में अगर कुछ चोट लग गई तो ऑटोमेटिक हमारा मन भी क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। तो देखो, मन और शरीर दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से चारों मेथड आपको आए होंगे समझ में। क्लिनिकल मेथड लाइटनर विटमन ने दिया था, बता दिया मैंने, इसमें सब कुछ होता है, पेशेंट का इलाज भी होता है, उसके बारे में हम पता भी करते हैं कि पेशेंट के साथ क्या क्या हुआ है, फ्यूचर की भी बात होती है कि हम इसमें इलाज कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। केस स्टडी में क्या करना होता है? हिस्ट्री के बारे में पता करना होता है किसी भी पेशेंट की। ठीक है, केस स्टडी मेथड यानी कि जीवन वर्त, उसके जीवन के बारे में। जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। सिगमंड फ्रायड ने ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को बताया था, ऑलरेडी मैंने बता दिया, मन का विश्लेषण कर दिया। हिस्टीरिया बीमारी का जिक्र किया है किन्होंने? फ्रायड ने। सपनों की पहचान करने वाले, देखो सपनों की पहचान करने वाले मनोवैज्ञानिक थे कौन? फ्रायड थे। ठीक है, और इन्होंने मन को हिमखंड बताया था। और जो फोर्थ है हमारा मनोदेहिक, साइको फिजिकल। ठीक है, मनोदेह यानी कि मन और देह के आपस में संबंधित है। बस ये इन चारों मेथड का क्या है? तोड़ है, निचोड़ है, जो भी कुछ है। ठीक है, आगे होगा समझ में। अब यहाँ पर ना एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और मैंने वही लिखे हैं जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं और उन्हीं में मैंने डिफरेंस बता रखा है। अगला देखते हैं, फिफ्थ, सर्वे मेथड। देखिए, सर्वे मेथड वैसे तो हमारा किन्होंने दिया था? पोल एफ लॉर्जफेल्ड ने दिया था। किन्होंने दिया था? पोल एफ लॉर्जफेल्ड ने दिया था। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे याद करती थी कि सर्वे फेल हो गया, सर्वे फेल हो गया, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, फेल्ड यानी कि फेल हो गया, सर्वे फेल हो गया। ठीक है, तो और जो अगर मैं इंडिया में बात करूं, इंडिया में सर्वे मेथड का जो यूज किया था, मेजर ने किया था, मेजर जेम्स रेनल ने। ठीक है, मेजर जेम्स रेनल ने इंडिया में इसका यूज किया था सर्वे मेथड का। इन्होंने अपनी आर्मी में सर्वे किया था, क्योंकि मेजर थे तो इन्होंने अपने आर्मी का सर्वे किया था कि इससे क्या होता था, अगर किसी को कहीं पे दिक्कत है उसको दूर कर दिया जाए, कि क्या किसी फौजी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने सर्वे करवाया था। तो इंडिया की बात करूं तो मेजर जेम्स रेनल
और अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सर्वे मेथड का यूज किन्होंने किया था, तो सर्वे क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो ऐसे फेल्ड से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, पोल एफ लार्जेस्ट फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। अब मैंने सर्वे मेथड इतनी बार बोल दिया, आखिर में सर्वे है क्या। देखिए, आपने इतनी बार सरकार की तरफ से देखा होगा कि बहुत सारे आते हैं घरों में, क्या करके जाते हैं, सर्वे करके जाते हैं। जैसे पीछे टॉयलेट स्कीम चली हुई थी ना, सबके घरों में जाते थे, टॉयलेट चेक करते थे, सर्वे करने के लिए आते थे। या आपने देखा जनसंख्या का सर्वे करते हैं, है ना, सरकार की तरफ से, कि इस घर में कितने मेंबर हैं, उनमें से महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो सर्वे में क्या होता है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सिर्फ इतनी बात ध्यान में रख लेना, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सर्वे और स्टैटिकल में बताऊंगी। इसमें हमें सूचना को एकत्रित करना है। देखिए, आप क्या करो, रेस्टोरेंट में जाते हो, मान लो खाना खाने जाते हो, ठीक है। अब वहां का जो मालिक है ये पता करना चाहता है कि क्या इन कस्टमर को हमारा खाना पसंद आता है। तो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं कि कोई भी कस्टमर आए उनको एक छोटी सी चिट देते हैं और उस पर बोलते हैं कि इस पे लिखो कि आपको कैसा लगा खाना, कौन सा खाना आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन से में आपको कमी लगी। या आप देखो, अगर आप स्कूल में भी जाते हो ना, अगर आप पीटीएम में जाते हो, पेरेंट्स मीटिंग में, तो वहां पर क्या होता है, बच्चों को जब आप पीटीएम में जाते हो ना बच्चों के, तो वहां पर ना एक पूरा रजिस्टर सा लिखा हुआ होता है और उसमें जो नीचे ना बॉक्सेज अलग अलग बने होते हैं पेरेंट्स के लिए। तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स अपना रिव्यू देते हैं किसके बारे में, स्कूल के बारे में, कि ये स्कूल कैसा लगा आपको। तो सर्वे ही तो है, ठीक है, सूचना एकत्रित करनी ही तो है। वहां पे आपको अच्छा लगे आप अच्छा बोल दो, बुरा लगे बुरा बोल दो, ठीक है। तो क्या होता है, सर्वे। या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी सर्वे करवाती हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना शैम्पू लॉन्च कर दिया, ठीक है, अब वो क्या करती है, पूरा पब्लिक में आकर ये देखना चाहते हैं कि इसका रिव्यू कैसा है, कैसा लगा लोगों को ये। तो वहां पर क्या करते हैं, सर्वे, कि आपको ये वाला प्रोडक्ट आपने खरीदा है, कैसा लगा आपको, क्या क्या चीज आपको इसकी अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, ठीक है। तो वहां से सूचना एकत्रित कर ली इन्होंने, ठीक है। ये सूचना क्यों एकत्रित की जाती है, ताकि बाद में जो अच्छा है और बुरा है, जो बुरा निकलेगा उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो मेरे ख्याल से आया होगा आपको समझ में सर्वे मेथड क्या होता है, ठीक है। सूचना को एकत्रित करना, और वो सूचना किसी भी चीज के बारे में हो सकती है। स्कूल का मैंने बता ही दिया, स्कूल के बारे में भी किसी ने अगर अपना प्राइवेट स्कूल खोल रखा है तो वो भी क्या सर्वे करवाते हैं, गवर्नमेंट भी करवाती है पॉपुलेशन के लिए। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, वहां पे भी सर्वे करवा सकते हैं कि आपको खाना कैसा लगा, अपना भाई रिव्यू दे के जाओ। बहुत जगह पर आप जाते हो जहाँ पर आपको रिव्यू देने के लिए बोला जाता है कि अपना रिव्यू दो, कैसा लगा आपको। तो वही तो सर्वे है, जानकारी आपने प्राप्त कर ली। अब आते हैं स्टैटिकल मेथड, यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सांख्यिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको, स्टैटिकल मेथड को, सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी कि अब हमें इसको संख्या में बना के लिखना है। हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, अब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का फायदा है क्या, हमें उस सूचना का विश्लेषण भी तो करना है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। पीछे वाले से कंपेयर कर सकते हैं हम कि पहले कैसे रिव्यू आए थे, अब कैसे आ रहे हैं। इसका एक अच्छा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जो आपका क्या है, वेदर है, ठीक है, वेदर है जो आपका, उसमें क्या होता है, डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं वेदर में, ठीक है। जैसे मंडे को कैसा था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे अलग अलग डेज पे कैसा वेदर था, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या सूचना एकत्रित कर ली, भाई इधर 30 डिग्री था, 40 डिग्री था, फिर से कम हो गया, 37 डिग्री हो गया। तो यहाँ से देखो हम एनालिसिस कर सकते हैं ना, विश्लेषण कर सकते हैं ना, कि देखिए टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे जैसे मान लीजिए 45 डिग्री हो गया, उसके आगे 47, हम एनालिसिस कर पा रहे हैं ना कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बस एक ही बार घटा है, बाकी टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। तो हम यहाँ से विश्लेषण कर पा रहे हैं ना। सूचना तो हमने एकत्रित यहीं पे कर ली थी, लेकिन अब उसका एनालिसिस तो करना है, विश्लेषण तो करना है। तो ठीक है, तो जैसे आपको मैंने क्या दिया, वेदर का जो आपका एग्जाम्पल होता है वो हमारा किस में आता है, स्टैटिकल मेथड में आता है। या आप देखिए, मान लीजिए आप कोई भी इंसान है या कोई भी जो गृहिणी है जो घर का खर्चा करती है, वो क्या करती है, मान लीजिए 1 महीने का चार्ट बना लेती है, ठीक है। कैसे चार्ट, कि मान लीजिए उसकी क्या है, 10,000 रुपए उसकी क्या है, सैलरी है। अब उसमें से वो अलग अलग बना लेगी कि मुझे आटे पे इतने खर्च करने हैं, ठीक है, चावल पे इतने, दाल पे इतने, सब्जी पे इतने और फ्रूट्स पे इतने, ठीक है।
और वो यहाँ से एनालिसिस कर सकती है कि मैं किसके अंदर कम करूँ। मान लीजिए 10,000 से ज्यादा का बिल हो जाता है तो वहां से वो एनालिसिस कर सकती है कि मैं किस में कटौती करूँ। आई है बात समझे। तो स्टैटिकल मेथड का मतलब क्या होता है कि जो हमें सूचना प्राप्त की है उसका विश्लेषण करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात आई होगी समझ में कि स्टैटिकल मेथड क्या होता है। और जो स्टैटिकल मेथड के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? फिशर। स्टैटिकल मेथड के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? रोनाल्ड फिशर इसके जन्मदाता थे। मेरे ख्याल से आ गई होंगी, यहाँ तक 6 तक आपको आ गई होंगी समझ में। अब जो इंपॉर्टेंट है जिनमें से भर भर के क्वेश्चन की कर रखे हैं, 7th 8th 9th तीनों मेथड एक साथ करेंगे। कैसे? देखिए नाम से ही आपको बहुत चीजें पता लगेंगी। यहाँ पर देखिए 7th है लॉन्गिट्यूडनल मेथड, लॉन्ग वर्ड आया है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मेथड में क्या होता है, मान लीजिए जो भी हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, शोध करते हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, क्योंकि लॉन्ग वर्ड इसमें है ना, लंबे समय तक। और ये लंबा समय ना इतना हो सकता है 5 साल 10 साल 20 साल, या कई कई बार तो ऐसा होता है कोई इंसान जिंदगी भर शोध ही करता रहता है, एक्सपेरिमेंट ही करता रहता है, फिर भी वो कंप्लीट नहीं होता, फिर उसके आगे जाके शिष्य वगैरह कंप्लीट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कई मनोवैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, वो फिर आगे जाके उनके शिष्य भी उनको पूरा करते रहते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें लॉन्गिट्यूडनल मेथड में, ये लंबे समय के लिए होते हैं। मान लीजिए कोई मनोवैज्ञानिक है, वो देखना चाहता है कि कोई इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो उसने क्या किया, जन्मजात बच्चे को ले लिया, ठीक है, पैदा हुआ। अब वो देखता रहता है कि 1 साल का हुआ, ऑब्जर्व करता रहता है, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। वो अब 10 साल का हो गया बच्चा, अब 15 साल का हो गया, मतलब लगातार कॉन्टिन्यूअस उसको देखता ऑब्जर्व कर रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड में क्या होता है, ये जो शोध होते हैं ये लंबे टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कालानुक्रमिक अनु या फिर अनुदैर्घ्य लिखा हुआ मिल सकता है। हिंदी में बोलूं तो कालानुक्रमिक भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको और अनुदैर्घ्य भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आइए बात समझिए कि लॉन्गिट्यूडनल मेथड में क्या होता है, जो भी हमारा शोध वगैरह होते हैं लंबे समय तक चलते रहते हैं, ठीक है। और जो मोस्टली मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं या साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं उनके लॉन्गिट्यूडनल मेथड ही ज्यादा होते हैं। क्लियर। अब अगला है हमारा क्रॉस सेक्शनल मेथड। सेक्शनल भाग है ना, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग भाग। कैसे? देखिए यहाँ पर तो क्या था, जीरो बच्चा बॉर्न हुआ तभी से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्हीं बच्चों पर, या तो ग्रुप ले लो बच्चों का या एक बच्चे के ऊपर, जो भी आपको लेना है उन्हीं पर हम आगे कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 0 से 2 साल के बच्चों का अलग सेक्शन, 2 से 4 साल के बच्चों का अलग सेक्शन, और 4 से लेके 10 साल के बच्चों का अलग सेक्शन। एक ही टाइम पे अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। एक 0 से 2 साल के बच्चों का ग्रुप, एक 2 से 4 साल के, एक 4 से 10 साल के बच्चों का ग्रुप, ठीक है। मान लीजिए किसी को ये एक्सपेरिमेंट करना है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या है, नुकसान होता है हमारे शरीर को, हमारे फेफड़ों पर उसका असर होता है कोल्ड ड्रिंक पीने से। तो क्या करेगा, अब यहाँ पे 0 से 2 साल नहीं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो पी नहीं सकता ना कोल्ड ड्रिंक, तो अब 2 से 4 साल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करो, 4 से 6 और 6 से 10 साल। मान लीजिए आपने 3 ग्रुप बना लिए, आप 3-4 साल इनको देखते रहते हो बराबर कि 2 से 4 साल के बच्चे को हमने लगातार 2 साल तक कोल्ड ड्रिंक पिलाई तो कैसा असर हुआ उनके फेफड़ों पर। साथ ही साथ आप 4 से 6 साल के बच्चों को उसी टाइम पर, ठीक है, उसी टाइम पर देख रहे हो लगातार 2 साल तक पिला के, और 6 से 10 साल के बच्चों को भी, ठीक है। या फिर ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, देख लीजिए, मान लीजिए कोई स्मोकिंग ज्यादा करता है, ठीक है, कोई इंसान है स्मोकिंग ज्यादा करता है, हमें उसको देखना है, ठीक है। हम उसको अगर 10-15 साल तक उसी आदमी पर अगर हम अध्ययन करते रहे, एक लंबा 15-20 साल तक उसी इंसान पर अध्ययन करते रहे कि ये क्या स्मोकिंग करता था और क्या इसके फेफड़े हो गए खराब, तो वो तो हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल मेथड। लेकिन अगर हम अलग अलग ग्रुप पर देखना चाहते हैं, ठीक है, कि जो 10 से 15 साल का ग्रुप है, 10 से 15 साल का ग्रुप है, वो स्मोकिंग करता है तो उसके फेफड़ों पर कैसा कितना असर पड़ता है। अब जो 15 से जो 20 साल का ग्रुप है वो लगातार स्मोकिंग करता है तो उनके फेफड़ों पर कितना असर पड़ता है, और जो 20 से 30 साल का ग्रुप है उसके फेफड़ों पर कैसा असर पड़ता है।
यहाँ पर आपको अलग अलग भाग लेने हैं, अलग अलग ग्रुप बनाने हैं और उन पर अपने एक्सपेरिमेंट करने हैं सेम टाइम पर। लेकिन इसमें क्या आपको सिर्फ एक ही ग्रुप लेना है, एक ही ग्रुप पर एक ग्रुप ले लो या एक आदमी ले लो, उसी पर लंबे टाइम तक आपको एक्सपेरिमेंट करना है। दोनों में मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और इसमें से बार बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे इसमें जरूर कंफ्यूज होते हैं और ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम से आपको पता लग जाएगा। लॉन्ग यानी कि लंबा एक्सपेरिमेंट और क्रॉस सेक्शन यानी कि अलग अलग आपको सेक्शन लेने हैं, अलग अलग आपको ग्रुप बनाने हैं, भाग बनाने हैं। ठीक है, आगे होगी बात समझिए। 7th 8th हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं 9th में। ये हमारा हो गया सीक्वेंशियल डिजाइन मेथड, यानी कि इसको हम बोलेंगे देखो अनुक्रमिक। आपको क्या वर्ड समझ में आ रहा है इसमें से? देखिए इसका हमने उठाया अनु और इसका हमने उठाया कर्मिक, बन गया हमारा अनुक्रमिक विधि। ठीक है, अनुक्रमिक विधि यानी कि इसमें क्या होगा, दोनों का मिक्सअप होगा। इसमें जो आपका लॉन्गिट्यूडनल मेथड प्लस में जो आपका क्रॉस सेक्शनल मेथड, दोनों का मिक्सअप होगा। यानी कि आपको अलग अलग ग्रुप तो बनाने हैं, 3-4 ग्रुप बना दो किसी भी चीज के लिए जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। मान लीजिए आपने अलग अलग 4 ग्रुप बना दिए, ठीक है। मान लीजिए कॉलेज के बच्चों के आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए, ठीक है। अलग अलग ग्रुप बना दिए, उन पर आप क्या करोगे, लंबे टाइम तक एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, ठीक है। अलग अलग ग्रुप पर लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल डिजाइन मेथड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुक्रमिक विधि। ठीक है, ये क्या होता है, दोनों का मिक्सअप होता है, ग्रुप अलग अलग और एक्सपेरिमेंट लंबे समय तक। तो मेरे ख्याल से 7th 8th 9th तीनों मेथड आपको आ गए होंगे समझ में। ठीक है, तो अभी तक हम कितने कर चुके हैं, 9 मेथड हम कर चुके हैं। ठीक है, क्लिनिकल मेथड किया हमने, केस स्टडी मेथड हमने किया, नाम से ये सब कुछ पता होना चाहिए। क्लिनिक में जाएंगे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, दवा बीमारी पता करेगा डॉक्टर और आपको दवाई देगा। केस स्टडी में आपके केस को डॉक्टर क्या करेगा, स्टडी करेगा कि आपका पास्ट में ऐसा क्या हो रखा है। साइको एनालिटिक यानी कि मन का विश्लेषण करेगा डॉक्टर कि आपके मन में क्या चल रहा है। साइकोफिजिकल, डॉक्टर ये बात मानते हैं कि मन और जो शरीर एक दूसरे से रिलेट करके चलते हैं। जनक मैंने बताई दिया आपको। सर्वे मेथड में आप क्या करते हो, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, जो डाटा होता है, उसको आप एकत्रित करते हो। ठीक है, सर्वे को हिंदी में भी सर्वे ही बोला जाता है। ठीक है, और कुछ और वर्ड हो तो आप बता देना साइड में, मैंने तो अभी तक सर्वे ही पढ़ा है इसको। और 6th क्या है, स्टैटिकल मेथड, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल विश्लेषण करते हैं। और उसके जनक मैंने बताई दिए कौन थे। 7th 8th 9th हमने इकट्ठा पढ़ा। लॉन्गिट्यूडनल, लंबे टाइम तक के एक्सपेरिमेंट। क्रॉस सेक्शनल, अलग अलग सेक्शन बना के एक्सपेरिमेंट। सीक्वेंशियल डिजाइन मेथड, अनुक्रमिक विधि, अलग अलग सेक्शन तो होंगे लेकिन लंबे टाइम तक उन पे एक्सपेरिमेंट चलेंगे, दोनों का मिक्सअप। आ गई होगी बात समझ में। आप तो बहुत इजी, आप कुछ भी नहीं है, बस अब फटाफट से देखते हैं। देखिए 10th है डेवलपमेंट यानी कि विकासात्मक। आपको पता है डेवलप जो बच्चा होता है जन्म से लेके और 15 साल तक, जब बच्चा डेवलप हुआ था एक तरीके से 15 साल तक कंटिन्यूस किन्होंने स्टडी की थी, पियाजे ने की थी, है ना, अपने पियाजे ने की थी ना। इनके जो थ्योरी थी वो भी डेवलपमेंटल थ्योरी ही थी, विकासात्मक सिद्धांत ही था। इन्होंने बच्चों के विकास पर ही तो अध्ययन किया था, तो बस डेवलपमेंट यानी कि विकासात्मक बोल दो। इसके जनक कौन थे, अपने पियाजे थे। देखिए डेवलपमेंट थ्योरी में क्या होता है कि हमें ये मानना होता है कि बच्चे का जो विकास है ना, एक अवस्था में, जैसे हर अवस्था में अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बात मानने के लिए बोला गया है। जेनेटिक यानी कि जेनेटिक का आपको पता है, आपने अगर बायो पढ़ी हो तो उसमें 10th में एक ये चैप्टर भी है। जेनेटिक मेथड हमारे किन्होंने दिया था, आपको पता है, मेंडल ने दिया था, वे मटर के दानों के ऊपर किया था। तो हमें क्या, अगर हम कोई भी अगर बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या हम बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि बच्चे बहुत कुछ चीजें जीन से लेके आते हैं, अपने माता पिता से बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, अपने पूर्वजों से बहुत कुछ चीजें लेके आते हैं। तो इसलिए हमें जेनेटिक मेथड के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, हमें बच्चों के विकास के बारे में पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप बच्चे का विकास होता है, और इस एज में इतना विकास होता है, इस एज में इतना होता है, उसी के अकॉर्डिंग तो हमारा सिलेबस डिसाइड होता है ना।
हमें ये बात भी पता होनी चाहिए जेनेटिक मेथड कि बच्चे क्या है, देखो कई बच्चों का क्या होता है दिमाग बहुत ज्यादा शार्प भी होता है, वो अपने पेरेंट्स पे चले जाते हैं ना, वो जीन्स जो है, क्योंकि उसके मम्मी पापा का जो माइंड शार्प है तो बच्चे का भी ऑटोमेटिक कई बार हो जाता है, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 10th वाला आपको आया होगा समझ में। ठीक है, कि जो विकासात्मक जो दिया था अपना विधि दी थी पियाजे ने दी थी, और जो जेनेटिक जिसको अनुवांशिकता विधि बोलते हैं मेंडल ने दी थी जीन्स वाली। अब है क्वेश्चनिंग मेथड। देखिए क्वेश्चनिंग मेथड में ना आपको 2 आंसर मिलेंगे। क्वेश्चनिंग नाम से बहुत कुछ पता लग जाना चाहिए आपको, प्रश्न पूछने सीधा। ठीक है, मैं आपसे कोई भी प्रश्न कर लूं, प्रश्नात्मक विधि, ये सबसे पुरानी विधि, आप इसको लगा सकते हो। पहले के टाइम में क्या होते थे, गुरु और शिष्य का ये रिलेशन होता था कि क्या करता था, गुरु ज्ञान देता था अपने शिष्य को, और शिष्य को अगर कहीं पे कुछ दिक्कत लगती वो क्या करता था, गुरु से क्वेश्चन करता था, प्रश्न पूछ लेता था। तो क्या प्रश्नात्मक विधि है, आप मेरे से क्वेश्चन करो या मैं आपसे क्वेश्चन करूं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करना, ये तो प्रश्नात्मक विधि है। ठीक है, इसके जो जन्मदाता थे वो सुकरात थे। अब आपको कहीं कहीं पे सुकरात देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको वुडवर्थ देखने को मिलेगा। देखिए जो सुकरात थे ना वो कब के हैं, 16वीं शताब्दी के थे। ठीक है, उस टाइम तक लेखन का इतना चलन नहीं था, लिखित नहीं था। जो भी आप क्वेश्चन करते थे उस टाइम पर ओरली करते थे, मुंह से बोलकर प्रश्न पूछ लेते थे अपने, और जो गुरु होता था वो ओरली मुंह से बोलकर ही अपना उत्तर दे देता था, वहां पर कोई लिखित में नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिखित में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ना। मान लीजिए हमें 10th के बोर्ड देने हैं, 12th एग्जाम देने हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें क्वेश्चन लिखित में पूछे जाते हैं, और हमें जो उत्तर देना होता है वो भी किस में देना होता है, लिखित में देना होता है। तो जो लिखने के लिए जो प्रश्न उत्तर विधि का यूज किया था सबसे पहले, वो तो किया था हमारे वुडवर्थ ने लिखित में, है ना। लेकिन जो मौखिक तौर पर पहले के टाइम पे क्या होता था, मौखिक तौर पर ही तो प्रश्न उत्तर पूछे जाते थे, तो वो हमारा किन्होंने किया था, सुकरात ने किया था। ठीक है, बस इसमें से यही इंपॉर्टेंट चीज है, इनके जनक पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, कि प्रश्नात्मक विधि के जनक कौन थे, सुकरात थे। मौखिक विधि अगर आ जाए, लिखित विधि आ जाए तो वुडवर्थ। अगर कुछ भी नहीं लिखा आया, ऐसे आ जाए कि प्रश्नात्मक विधि के जनक कौन थे, तो मोस्टली 90% सुकरात ही आपको देखने को मिलता है, वुडवर्थ कम ही ऑप्शन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर फिर भी सुकरात ऑप्शन में नहीं है तो वुडवर्थ पर लिख देना। आ गया बात समझ में। आप 12th अपना इंटरव्यू मेथड बोल दो या साक्षात्कार विधि बोल दो, साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू तो आपको पता ही होगा, है ना, जैसे केवीएस एग्जाम भी आजकल देते हैं, कोई भी अगर आप टीचिंग एग्जाम देने जाते हो, किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करने के लिए जाते हो, तो इंटरव्यू तो हर जगह होता ही होता है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है कि भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है कि आप आगे क्या करना चाहते हो, आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है, ये सब बातें पूछी जाती हैं साक्षात्कार विधि में। अब लेकिन इसका एक क्या अवगुण ये है साक्षात्कार विधि का, कि कई बार क्या होता है, अगला इंसान झूठ बोल देता है ना, कि मैं ऐसे कर दूंगा और मेरी ये हॉबी है। साक्षात्कार विधि में झूठ भी तो बोल सकते हैं ना अपने मुंह से। ठीक है, तो इसके मेरिट भी हैं, गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। साक्षात्कार विधि के गुण ये हैं कि जिसको भी जॉब पर रखना होता है उसका डायरेक्ट हम क्या आमने सामने प्रश्न उत्तर करते हैं, उसके व्यक्तित्व को हम देख सकते हैं कि किस व्यक्तित्व का आदमी है ना, पर्सनैलिटी का आदमी है। लेकिन इसका जो अवगुण है ये है कि इंटरव्यू में क्या होता है, कई बार अगले वाला बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें रख सकता है, और इंटरव्यू में मोस्टली बढ़ा चढ़ाकर ही बातें रखते हैं। ठीक है, तो जो इसके जो जनक थे वो कौन थे, कार्ल रोजर थे। ठीक है, कार्ल रोजर थे। रोज इंटरव्यू पर जाओ, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, रोज इंटरव्यू दो, है ना, जब तक जॉब ना मिले रोज इंटरव्यू देने के लिए जाओ, कहीं ना कहीं तो आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी, तो वहां से आप याद कर सकते हो रोज इंटरव्यू दो। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में यहाँ तक। अब हम करते हैं, देखिए रैंकिंग मेथड, रेटिंग मेथड दोनों साथ में। रैंकिंग मेथड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कोटि विधि। देखिए अब आप टीचर भी बनना चाहते हो, क्या टीचर आप सारे सेम ही टीचर बनोगे, नहीं बनोगे ना, आप अलग अलग रैंक के बनोगे। या मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर बनता है, उनकी भी अलग अलग रैंक होती है ना। अब आप देखिए टीचर के लिए पीआरटी है, उसके ऊपर टीजीटी है, उससे ऊपर पीजीटी है, उससे ऊपर क्या है, प्रोफेसर वगैरह है ना। तो एक रैंक है ना, यानी कि रैंक कैसे है, या तो आप कठिनाई स्तर के हिसाब से रैंक दे सकते हैं। कैसे रैंक दे सकते हो, कठिनाई स्तर के हिसाब से। देखिए क्लास में
स्कूल की क्लास की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को आप रैंकिंग दे सकते हो ना कि ये बच्चा पढ़ने में ऐसा है, ये फर्स्ट पोजीशन पर, इसकी रैंक फर्स्ट है। अब हाल फिलहाल तो रैंकिंग सिस्टम खत्म हो चुका है, लेकिन पहले तो था। लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना कि ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन पर है, इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक 2 है ना, स्थान इसका इतना है, ये 3rd रैंक पर है, ये 4th रैंक पर है। तो वो क्या होता है, ये रैंकिंग ही तो है। ठीक है, कोटि विधि। अब हर चीज की रैंक होती है, मैंने बताई थी। अब जॉब की भी अपनी रैंक होती है, स्कूल में देखो तो बच्चों की भी अपनी रैंक होती है ना। तो वो रैंकिंग मेथड, हालांकि हाल फिलहाल ही प्रचलन में नहीं है। उसके बाद है रेटिंग मेथड। रेटिंग मेथड नाम से ही आपको पता लगना चाहिए। रेटिंग, आजकल कुछ भी खरीद लो, रेटिंग तो जरूरी देनी पड़ती है ना। रेटिंग विधि हिंदी में बोलूं तो, आप ऑनलाइन शूज खरीदो, 5 स्टार दिखेंगे आपको, है ना, रेटिंग दो भाई, आपको कैसे लगे शूज। इवन आपके घर में अगर डिलीवरी बॉय खाना भी देने आता है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या वो रेटिंग मांगता है कि बताओ आपको खाना कैसा लगा, रेटिंग दो भाई। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो 1 रेटिंग दे दो, अच्छा लगा 2 दे दो, 3 दे दो, बहुत ही अच्छा लगा तो 5 दे दो, है ना। रेटिंग में देखो, रेटिंग में क्या होता है, यहाँ पर क्वालिटी की बात होती है। रेटिंग में क्या होती है, क्वालिटी की बात होती है, गुणवत्ता की यहाँ पर हम बात करते हैं रेटिंग में। ठीक है, कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी, ये चीज वाकई में आपको लगी कैसी है, ठीक है, इसके गुण कैसे, गुणवत्ता कैसी है इस चीज की। तो वो अपना क्या होता है, रेटिंग मेथड होता है। अब देखिए 15, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पूछे गए वही मैंने लिखे हुए हैं। सोशियोमेट्री मेथड यानी कि समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, इसके जो जनक है ये इंपोर्टेंट है भाई। इसके जनक जेसी मोरोन, जैकबॉन मोरोन या जेसी मोरोन आप बोल सकते हो। कौन थे, जेसी मोरोन। ये कई बार पूछा गया, इस समाजमिति विधि के जो जनक है वो कई बार पूछे गए हैं पेपर में। तो कौन थे अपने, जेसी मोरोन थे। नाम से क्या पता लग रहा है, समाजमिति, सोशल, सोशियोमेट्री है ना, तो सोशल, यहाँ पर सोशल बात होगी। देखिए मान लीजिए आप क्या करते हो स्कूल में, मान लीजिए आप टीचर हो, आप क्या बच्चों की वोटिंग करवा सकते हो कि बताइए आपकी क्लास का मॉनिटर कौन हो। ठीक है, अब बच्चे क्या जिसका जो फेवरेट होगा, है ना, उसको क्या कर देंगे, अपनी वोट दे देंगे कि हम भाई इसको अपना मॉनिटर बनाना चाहते हैं अपनी क्लास का। तो यहाँ पर क्या समाजमिति विधि का यूज हुआ ना, कि जिसकी जितनी अच्छी वो होगी, इमेज होगी, या जो जिसके रिलेशन अच्छे होंगे अपने आसपास से, तो उसकी क्या वोटिंग अच्छी होंगी। तो समाजमिति विधि का मतलब क्या हुआ कि आपके समाज में रिलेशन कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक है, वो सारा इसके अंदर पता लगाया जाता है समाजमिति विधि के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे मेथड आए होंगे समझ में, और सारे ही मेथड क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनमें है कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम ही थोड़े से डिफिकल्ट से हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको एक बार इनके नाम के मीनिंग समझ में आ गए ना, फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाम से ही सारे रिलेट करके सारे आपके क्वेश्चन आंसर इससे सोल्व हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जिस चीज के जनक इंपोर्टेंट थे ना, मैंने वही लिखे हैं जो आपके पेपर में आ रखे थे। जैसे इनके जो जनक हैं ये हो गए, इनका लिखना कोई जरूरी ही नहीं है। ठीक है, रैंकिंग रेटिंग ये आते ही नहीं कभी पेपर में। ठीक है, तो इसलिए जिस चीज के जनक आपके बार बार रिपीट होते हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं इसको, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।